Hello, my dear student. Welcome to एग्जाम फाइनेंशियर। भूगोल पृथ्वी के विविधताओं का अध्ययन है। भूगोल पृथ्वी के अंतर्जात तथा बाह्यजात बलों का अध्ययन है। पृथ्वी अंतर्जात बाह्यजात बलों द्वारा उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन है। भूगोल पृथ्वी पर व्याप्त पार्थिव असमानताओं का अध्ययन है। ऐसे भूगोल के हम बहुत सारे परिभाषा दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भूगोल के कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ संकल्पना है। उन संकल्पना को अगर हम जान लेंगे तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हमें बहुत आसानी होगी। क्वेश्चन आंसर को फॉर्मेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप उन कंसेप्ट को वहाँ पुट करके ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं जियोग्राफी के फंडामेंटल कंसेप्ट। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, अब पहले ये समझ लिया जाए कि कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट क्या होता है? विभिन्न पर्यवेक्षणों, अनुभवों व तर्कों के द्वारा एक सामान्य विचार स्थापित किया जाता है। विभिन्न तर्कों, पर्यवेक्षणों के द्वारा एक सामान्य विचार, तर्क आधारित सामान्य विचार स्थापित किया जाता है। उसे ही सामान्यतः संकल्पना या कंसेप्ट। और जब यही विचार, तर्कपूर्ण विचार, पर्यवेक्षण आधारित विचार जब विभिन्न वैज्ञानिक आयामों पर सिद्ध हो जाते हैं और ये आशा की जाती है इन्हें सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, या ये नेचर के नियम के रूप में संयोजित है, तो उन्हें सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत कंसेप्ट से थोड़ा ऊपर है। वो फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ जियोग्राफी, यानी कुछ कंसेप्ट है, कुछ संकल्पना है जिस पर जियोग्राफी आधारित है। ठीक है, पहला कंसेप्ट देखते हैं। पहला कंसेप्ट है भूतल का अध्ययन। भूतल का अध्ययन। कंसेप्ट ऑफ अर्थ सरफेस। कंसेप्ट ऑफ अर्थ सरफेस पहला कंसेप्ट है जियोग्राफी का, यानी भूतल पर व्याप्त सभी समानताओं का हमें अध्ययन करना है। भूतल पर व्याप्त सभी समानताओं, असमानताओं, भिन्नताओं का अध्ययन करना है। अब भूतल में क्या आएगा? स्थल मंडल आ जाएगा। स्थल मंडल, जल मंडल, क्या आएगा? जल मंडल आएगा, वायुमंडल आएगा। ठीक है, अब इसी स्थल मंडल में आप क्या कर सकते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, और पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप, द्वीप, प्रायद्वीप। ठीक है, ये आ गए स्थल मंडल। अभी इनका अध्ययन करेंगे। इसमें इनको भी छोटे छोटे खंडों में विभाजित करेंगे। वर्गीकृत करेंगे। वर्गीकृत इसीलिए करते हैं कि हम उस सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ या अच्छी समझ बना सके। ठीक है, क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन को आप
मान सकते हैं कंसेप्ट को समझने का एक सरल तरीका है। ठीक है, अब जलमंडल, जलमंडल में हम क्या सागर को पढ़ेंगे, महासागर, महासागर को पढ़ेंगे, झील, नदी, हिमखंड, इनको हम देखेंगे। ठीक है, वायुमंडल में वायु का संरचना, का संरचना मतलब घटक, कंपोनेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ताप, दाब, आर्द्रता, वर्षण, ठीक है, पाला, ओश, इन सब का अध्ययन हम वायुमंडल में करेंगे। तो पहला कंसेप्ट क्या, भूतल का अध्ययन करना है, और भूतल को हमने छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया। अब फिर इन्हें छोटे छोटे खंडों में और आगे विभाजित करेंगे, और विभाजित कर हम इनका अध्ययन करेंगे। तो पहला संकल्पना भूतल का अध्ययन। ठीक, अब दूसरा क्या, दूसरा संकल्पना देखते हैं। दूसरा संकल्पना है अवस्थिति की संकल्पना। क्या, अवस्थिति की संकल्पना, अवस्थिति, अवस्थिति की संकल्पना, संकल्पना क्या, कंसेप्ट ऑफ लोकेशन, कंसेप्ट ऑफ लोकेशन। अब कंसेप्ट ऑफ लोकेशन क्यों ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी स्थान को निर्देशित किए हुए हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते, हमें निर्देशित करना पड़ेगा उसको। क्या करना पड़ेगा, निर्देशित करना पड़ेगा। जैसे अब अवस्थिति को हम समझते हैं। अब अगर हमें अवस्थिति में, लोकेशन में अगर ज्यामितीय अवस्थिति आती है, ज्यामितीय अवस्थिति, ज्योमेट्रिकल लोकेशन, तो इसमें क्या करेंगे, अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर के द्वारा जब स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो उसे ज्योमेट्रिकल लोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल लोकेशन। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है, प्राकृतिक स्थिति। क्या, प्राकृतिक स्थिति, ज्यामितीय लोकेशन हो गया, इसको हम प्राकृतिक स्थिति, कोई स्थान अगर अक्षांश और देशांतर सपोज दैट नहीं था तो क्या वो स्थान नहीं था, स्थान था, उसकी प्राकृतिक स्थिति है। ये क्या है, प्राकृतिक स्थिति है। अब प्राकृतिक स्थिति में कैसे, महाद्वीप कहाँ है, महाद्वीप, महासागर, महाद्वीप, महासागर, प्रायद्वीप, ये सब स्थित है। क्या स्थिति है, प्राकृतिक स्थिति के अंतर्गत इसको हम देखेंगे। किसके अंतर्गत, प्राकृतिक स्थिति के अंतर्गत इसको देखेंगे। ज्यामितीय स्थिति हो गई, अक्षांश और देशांतर के द्वारा जब किसी स्थान का निर्धारण किया जाता है तो उसे ज्योमेट्रिकल लोकेशन कहते हैं। दूसरा प्राकृतिक स्थिति, यानी महासागर, महाद्वीप, प्रायद्वीप जहां स्थित है उसको जब प्रदर्शित किया जाता है तो प्राकृतिक स्थिति के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला सापेक्षिक स्थिति, सापेक्षिक स्थिति। ठीक है, सापेक्षिक स्थिति मतलब कि
कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मुझसे 5 किलोमीटर दूर या 100 मीटर दूर क्या है, 100 मीटर दूर क्या है, तो मेरे सापेक्ष, क्या मेरे सापेक्ष कोई स्थित है तो उसे सापेक्षिक स्थिति बोलते हैं। ठीक है, जैसे केंद्रीय स्थिति, क्या केंद्रीय स्थिति, केंद्रीय स्थिति तब होगी जब उसकी परिधि होगी तभी तो केंद्र होगा, जब उसकी परिधि होगी तभी केंद्र होगा, तो केंद्रीय स्थिति। सामरिक स्थिति, सामरिक स्थिति, क्या सामरिक स्थिति। अब सामरिक स्थिति अगर अगल बगल कुछ महत्वपूर्ण चीजें होंगी तभी तो सामरिक स्थिति होगी। जैसे मलक्का, मलक्का स्टेट, अब मलक्का स्टेट क्यों सामरिक है, क्योंकि वहां से गुजर रहा है क्या, हिंद महासागर का रास्ता। अगर मलक्का स्टेट को बंद कर दिया जाए तो कम से कम 40% जो व्यापार होता है वो रुक जाएगा, तो इसलिए उसकी सामरिक स्थिति है, क्योंकि वहां पर मलक्का स्टेट है, इसलिए उसकी सामरिक स्थिति है। ठीक है, और क्या परिधीय स्थिति, परिधीय स्थिति, परिधीय स्थिति ठीक है, मतलब केंद्र है इसलिए परिधि भी है, उसका किनारे वाला भाग भी है, तो ऐसे हम स्थिति को देख सकते हैं। ज्यामितीय स्थिति क्या है मैंने बताया आपको, अक्षांश देशांतर के सापेक्ष जब स्थिति का निर्धारण किया जाता है। प्राकृतिक स्थिति, महाद्वीप महासागर प्रायद्वीप कहाँ स्थित है उनकी प्राकृतिक स्थिति है। सापेक्षिक स्थिति, सापेक्षिक स्थिति यानी कि किसी वस्तु के सापेक्ष कैसी स्थिति है, केंद्रीय स्थिति, अगर परिधि है तो केंद्र होगा, केंद्र है तो परिधीय स्थिति होगा, और सामरिक स्थिति कोई महत्वपूर्ण स्थान होगा तो सामरिक होगा। ठीक है, तो दूसरा हमने देखा क्या, कंसेप्ट ऑफ लोकेशन, क्या हमने देखा कंसेप्ट ऑफ लोकेशन। तीसरा देखते हैं भूदृश्य, भूदृश्य की संकल्पना, भूदृश्य की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ लैंडस्केप, क्या कंसेप्ट ऑफ लैंडस्केप। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ लैंडस्केप। अब पृथ्वी पर जितने भी स्थल हैं, जितने भी स्थल हैं वो क्या हैं, भूदृश्य हैं। भूदृश्य मतलब पृथ्वी पर कोई ऐसा चीज जो दिख रहा है, पृथ्वी पर जल है, पृथ्वी पर पर्वत है, पृथ्वी पर पहाड़ है, पृथ्वी पर झील है, तो सबकी क्या हो गया, वो भूदृश्य कहलाते हैं। पहाड़ पर्वत पठार जो है सब भूदृश्य कहलाते हैं। अब अगर पृथ्वी पर भूदृश्य हम देखें तो एक तरफ हम देखते हैं पर्वत पहाड़ झील नदियां, तो दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, बड़े बड़े टाउन, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी चिमनियां, बड़े बड़े रिहायशी होटल, ये भी तो दिख रहे हैं। तो यानी कि भूदृश्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होगा क्या, प्राकृतिक, प्राकृतिक भूदृश्य, और दूसरा होगा सांस्कृतिक भूदृश्य, सांस्कृतिक भूदृश्य। अब सांस्कृतिक भूदृश्य उसे कहेंगे जिसमें मनुष्य ने कुछ परिवर्तन किया हो, या मनुष्य जहां तक मनुष्य का तकनीकी पावर या मनुष्य खुद वहां तक पहुंचा हो। तो पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसे जहां पर मनुष्य न पहुंचा हो, जिसके बारे में मनुष्य को जानकारी ना हो। तो पृथ्वी पर लगभग सभी प्राकृतिक भूदृश्य सांस्कृतिक भूदृश्य हो जाते हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य ने अपने कोई ऐसी संरचना अगर विकसित नहीं की है तो माना जाता है कि वो प्राकृतिक भूदृश्य है। जैसे अगर अंटार्कटिका में देखेंगे, आर्कटिक में देखेंगे, तो मनुष्य वहां पर ज्यादा बसाव नहीं किया है, कुछ केवल शोध संस्थान हैं, तो उसको प्राकृतिक भूदृश्य माना जाता है।
लेकिन प्राकृतिक भूदृश्य का अपना अस्तित्व है, उसे नकारा नहीं जा सकता। उसी तरह सांस्कृतिक भूदृश्य का भी अपना अस्तित्व है, वो चारों तरफ देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ भूदृश्य की संकल्पना। क्या हुआ? भूदृश्य की संकल्पना, यानी पृथ्वी पर जो स्थलखंड है, जो दृश्यमान जगत है पृथ्वी पर, वो क्या है? भूदृश्य। ठीक है, अब लैंडस्केप, इसी लैंडस्केप की तरह एक शब्द है, आता है लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या आता है? लैंडस्केप, इसका प्रयोग होता है। ये सेम लैंडस्केप की तरह ही है। कभी कभी आ जाता है कि लैंडस्केप क्या है, तो लैंडस्केप ये जर्मनी में इस शब्द का विकास किया गया और जियोग्राफी में इसका प्रयोग भी होता है। तो लैंडस्केप इज इक्वल टू लैंडस्केप। ठीक है, अब भूगोल का अगला संकल्पना क्या है? क्षेत्रीय विभेदन, क्षेत्रीय विविधता। क्या? क्षेत्रीय विभेदनशीलता, विभेदनशीलता, क्षेत्रीय विभेदनशीलता। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। क्या? कंसेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, कंसेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब क्षेत्रीय विभेदनशीलता, कंसेप्ट ऑफ क्षेत्रीय विभेदनशीलता की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। अब ये क्या है? अब अगर पृथ्वी पर आप देखेंगे, तो पृथ्वी पर जब आप देखेंगे, पृथ्वी को वैसे तो देख नहीं सकते, मानचित्र की सहायता से देखेंगे, तो पृथ्वी पर जो भूदृश्य है, सब में क्या है? अंतर है, सब में कुछ ना कुछ अंतर है। यहां तक अगर हम जितने मनुष्य हैं पृथ्वी पर, उनको भी देखेंगे तो 7 अरब मनुष्य, तो 7 अरब प्रकार के हैं। यानी कि मनुष्य में इतनी अंतर है, तो प्राकृतिक भूदृश्य और सांस्कृतिक भूदृश्य में भी व्यापक अंतर है। इसी अंतर का अध्ययन किया जाता है। इसे कह सकते हैं जियोग्राफी इज ए स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। आप बना सकते हैं। अब ये जो क्षेत्रीय विविधता है, इसमें आप क्या देखते हैं? क्षेत्रीय विविधता में आप क्या देखते हैं? कि जलवायु में अंतर है, जलवायु में अंतर है, उच्चावाच में अंतर है, उच्चावाच में अंतर है। ठीक है, जनसंख्या में अंतर है, जनसंख्या में अंतर है, कृषि में अंतर है। क्या? कृषि में अंतर है, संसाधन प्रयोग में अंतर है, संसाधन प्रयोग में अंतर है। ऐसे बहुत सारे अंतर देख सकते हैं। प्रजाति के रूप में अंतर है। ठीक है, मनुष्य को ही ले तो अगर पूरे विश्व के मनुष्य को देखा जाए तो कोई गोरा, कोई काला, कोई श्यामला, सब प्रकार के हैं। किसी का नाक छोटा, किसी का नाक बड़ा, किसी का कान छोटा, कोई नाटा, कोई लंबा, यानी कि विविधता है। इसी विविधता का अध्ययन करता है जियोग्राफी। जियोग्राफी इज द एरियल डिफरेंशिएशन, जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एरियल डिफरेंशिएशन ये हो गया, 4 कंसेप्ट हो गए। भूतल का अध्ययन, अवस्थिति का संकल्पना, भूदृश्य की संकल्पना, क्षेत्रीय विभेदनशीलता की संकल्पना। ठीक है, अगला देखते हैं। भूतल का अध्ययन या कंसेप्ट, अध्ययन नहीं, या कंसेप्ट है, भूतल का संकल्पना, कंसेप्ट का। ठीक है, कंसेप्ट यहाँ पर होगा, अध्ययन नहीं होगा। भूतल का संकल्पना, अवस्थिति की संकल्पना, भूदृश्य की संकल्पना, क्षेत्रीय विविधता की संकल्पना। ठीक है, अब देखते हैं। और मापनी, मापनी का संकल्प, मापनी का संकल्पना।
ठीक है, मापनी की संकल्पना। अब ज्योग्राफी में जब आप अध्ययन करते हैं तो ज्योग्राफी एक अप्लाइड साइंस है, लेकिन जो प्रयोग करते हैं उसका आप कुछ दिखाना है तो उसमें मापनी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मापनी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम मापनी को कैसे हम बताएंगे, ये कि जो पृथ्वी पर भूदृश्य, प्राकृतिक भूदृश्य तथा सांस्कृतिक भूदृश्य हैं, या पृथ्वी पर जो भी उच्चावाच हैं उनको संख्या के रूप में निरूपित करना। मापनी का काम क्या है? जो भी उच्चावच हैं, जो भी भिन्नता है उसको क्या संख्यात्मक मूल्य में क्या करना? निरूपित करना। मापनी का काम ये होता है। अब जैसे एग्जांपल एवरेस्ट, तो एवरेस्ट को क्या नापा गया 5848, यानी कि संख्यात्मक रूप उसको दिया गया। महासागर कितने क्षेत्र पर विकसित है, मापनी के रूप में उसे दिखाया गया। ठीक है। अब मापनी होता क्या है, एक जनरल साहब परिभाषा जान लीजिए कि मानचित्र पर दो स्थान की दूरी, और वास्तविक जगत या पृथ्वी पर दो स्थान की दूरी के अनुपात को ही मापन बोलते हैं, मापनी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आप जो मानचित्र बनाते हैं, तो जैसे एग्जांपल आपने पृथ्वी बनाया, क्या पृथ्वी बनाया, अब ये पृथ्वी के चारों तरफ ये हो गया, यानी कि ये इतना, इसका चारों तरफ परिधि की लंबाई कितनी है। अब इतनी बड़ी तो पृथ्वी है नहीं, लेकिन हमने मान लिया कि इतनी परिधि इसकी है, इतना है, तो 1 सेंटीमीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर यानी कि पृथ्वी की परिधि मान लिया हमने। अगर छोटा मान और कम करना है, बड़ा करना है, तो 100 किलोमीटर। ठीक है, यानी हम जो सपाट समतल कागज पर हम जब बनाते हैं क्या मानचित्र या भूदृश्य का निरूपण करते हैं, तो मापनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मापनी में आपको इतना जानना है, मापनी है क्या और मापनी का मतलब क्या है। मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर दूरी है, तो वास्तविक पृथ्वी पर कितनी किलोमीटर की दूरी है, उसी को मापना। अब अगर ये आपने बनाया भारत का नक्शा, उसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी कहीं पर 100 किलोमीटर है और कहीं पर 500 किलोमीटर है, तो अच्छा नहीं बनेगा। आपको एक ही लेना है कि 1 सेंटीमीटर पर 500 किलोमीटर है और 1 सेंटीमीटर पर 200 किलोमीटर है, आपको मानना है। ठीक है, आपको उतना ही मानना है जितने में आपका क्या मानचित्र बन जाए। छोटा लेंगे तो छोटा मानचित्र बनेगा, छोटा वैल्यू लेंगे छोटा मानचित्र बनेगा। तो मापनी का संकल्पना योग। ठीक, आगे प्रदेश की संकल्पना। प्रदेश की संकल्पना, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ रीजन, अब प्रदेश की संकल्पना, यानी कि जब आप ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं तो किसी की प्रदेश का अध्ययन कर सकते हैं, प्रदेश का मतलब जब आपने कोई क्षेत्र चुना तो क्षेत्र में ऐसी विशेषता होनी चाहिए जो अन्य क्षेत्र में नहीं, या आप किसी प्रदेश को चुनते हैं तो उसके कैरेक्टर को 5-6 कैरेक्टर को ले लेते हैं। जैसे उच्चावचीय कैरेक्टर आपने ले लिया, उच्चावचीय विशेषता आपने ले लिया, जलवायु का ले लिया, ठीक है, झीलीय स्थित ले। तो प्रदेश की संकल्पना, अब प्रदेश की संकल्पना, प्रदेश को अगर आपको विभाजित करना है, प्रदेश में किसी क्षेत्र को प्रदेश में विभाजित करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ तत्वों को ले लीजिए। कौन से तत्व? जियोग्राफिक, जैसे उच्चावचीय विशेषता आपने ले लिया, ठीक है। आप जलवायु ले लीजिए, ठीक है, आप वर्षा ले लीजिए, आप तापमान ले लीजिए। अब
इनका कुछ अंकीय मान आप ले लीजिए। हमने देखा मापनी का संकल्पना, तो मापनी का संकल्पना हमने यहाँ देखा कि 500 मीटर का है। जलवायु कैसे है, शुष्क है, हम केवल मान रहे हैं। वर्षा कितना है, 100 सेंटीमीटर। टेम्परेचर कितना है, 25 सेंटीमीटर। आपने ऐसे अंकीय मान ले लिया। अब इस अंकीय मान पर अगर ऐसा विशेषता किसी प्रदेश में मिलता है तो उसको एक प्रदेश बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, एक प्रदेश बोल दिया गया। ठीक है, तो यानी कि समरूपता के आधार पर जो जलवायु के तत्व हैं या पार्थिव जो तत्व हैं, पृथ्वी के जो तत्व हैं, उनमें समरूपता के आधार पर हम प्रदेश का विभाजन कर सकते हैं। आप एक तत्व ले सकते हैं, केवल शुष्कता को ले सकते हैं, या केवल वर्षा को ले सकते हैं, केवल तापमान को ले सकते हैं। बस फर्क ये होगा कि जितने तत्व आप लेंगे, जितने अधिक तत्व लेंगे, तो समरूपता उतनी अच्छी आएगी। क्या, उतनी अच्छी आएगी। अगर केवल आप जलवायु को लेते हैं तो एक तत्व लेंगे तो समरूपता कम आएगी। ठीक है, अब ये हो गया, ये तो हमने पृथ्वी से संबंधित तत्व को लिया। क्या मानव से संबंधित तत्व को नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता है। क्या, लिया जा सकता है। तो मानवीय तत्व क्या हो गए, यानी मानवीय तत्व जो मानव कार्य करता है वो मानवीय तत्व में। जैसे उद्योग, उद्योग क्या है, एक मानवीय तत्व है। ठीक है, नगर, शिक्षा, धर्म, आईटी सेक्टर। अब इसको लेकर हम प्रदेश को विभाजित कर सकते हैं। पूरे विश्व में देखेंगे कौन सा क्षेत्र है जहां पर उद्योग बहुत ज्यादा क्या है, स्थापित है या संकेंद्रित है। नगर देखेंगे कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अत्यधिक नगरीकृत है, वहां नगर की संख्या अधिक है, तो उसको एक बना देंगे। एक अलग, कौन सा नगर ऐसा है जहां पर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, तो उसको शैक्षिक नगर बनाएंगे। कौन सा ऐसा नगर है जो धर्म के कारण प्रसिद्ध है, जैसे मक्का, काशी, ठीक है, रामेश्वरम। इस धर्म के कारण, धर्म की समरूपता के कारण उसे एक प्रदेश के रूप में मान्यता मिलती है। इसी तरह आईटी सेक्टर, बेंगलोर का कोई नाम लेता है, आपके दिमाग में तुरंत मानचित्र बन जाता है, मेंटल मैप बन जाता है कि बेंगलोर क्या है, बेंगलोर में आईटी कंपनी बहुत ज्यादा फाजिश कर रही है। इसी तरह अगर सिलिकॉन वैली का नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में एक इमेज बनता है कि वहां पर आईटी सेक्टर का हब है। इसी तरह हॉलीवुड या बॉलीवुड का नाम लिया जाता है तो आपको तुरंत एक मेंटल इमेज बन जाता है। दिल्ली का नाम लिया जाए तो यानी कि जो मनुष्य कार्य करते हैं उन कार्यों में समरूपता के आधार पर भी हम प्रदेश का विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह हो गया प्रदेश की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ रीजन। अब देखते हैं अगला है कालिक, कालिक परिवर्तन की संकल्पना, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ टेम्पोरल चेंज। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ टेम्पोरल चेंज। अब पृथ्वी का एक अद्वितीय गुण है कि पृथ्वी जिस रूप में है उसी रूप में हर समय रहना नहीं चाहती। पृथ्वी जिस रूप में है उसी रूप में हर समय रहना नहीं चाहती। मतलब ये नहीं कि गोल है तो गोल नहीं रहना चाहती, ऐसा बात नहीं। पृथ्वी पर कहीं आप देखेंगे पर्वत, कहीं देखेंगे पहाड़, कहीं देखेंगे पठार, कहीं देखेंगे झील, कहीं देखेंगे नीर, नदी। तो अब ये पर्वत, पठार, नदी ये आपस में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आज जहां पर हिमालय है, कभी वहां सागर हुआ करता था, तथीस सागर, कभी वहां सागर हुआ करता था। आज जहां भारत है, कभी वहां सागर हुआ करता था। आज क्या है, वहां पर भारत है। आज जहां पर फारस की खाड़ी है, कभी वहां क्या हुआ करता था, स्थलखंड हुआ करता था। आज आप अटलांटिक महासागर को देखते हैं, कभी वो वहां पर नहीं था। यानी कि परिवर्तनशील है पृथ्वी। पृथ्वी का जो रूप है वो परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, बात हो रही किसकी, भूदृश्य की। ठीक है, अब ये जो परिवर्तन आ रहा है, क्या मनुष्य क्या पार्थिव तत्व ही परिवर्तित हो रहे हैं? क्या मनुष्य परिवर्तित नहीं कर रहा है? मनुष्य भी परिवर्तित कर रहा है। यानी
जो पार्थिव तत्व हैं वो खुद तो परिवर्तित हो रहे हैं और मनुष्य भी उसको परिवर्तित कर रहा है। आप देखेंगे पर्वतों को काटकर क्या बनाया जाता है, संगमरमर के पत्थर निकालकर घर बनाए जा रहे हैं। तो मनुष्य परिवर्तन कर रहा है। पर्वत में सुरंग बना के ट्रेनों को गुजारा जा रहा है, मनुष्य परिवर्तन कर रहा है। यानी कि पार्थिव तत्व में भी परिवर्तन हो रहा है और मनुष्य भी अपने तरफ से परिवर्तन कर रहा है। दोनों परिवर्तन को हम देखेंगे। क्या अध्ययन क्या है जियोग्राफी? जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। तो जो भी परिवर्तन हो रहा है वो अंतर उत्पन्न करता है और उस अंतर को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब तीसरा कोई जैविक तत्व भी हो सकता है। मनुष्य जैविक तत्व है किंतु मनुष्य को अलग वर्ग में रखते हैं। उसके अलावा जितने भी तत्व हैं वो भी कुछ ना कुछ पृथ्वी में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे अगर शैवाल को अगर हटा दिया जाए तो क्या आशा किया जा सकता है कि पृथ्वी पर जीवन रहेगा? क्योंकि 60% जो ऑक्सीजन है वो शैवाल पैदा करते हैं। तो यानी वो भी परिवर्तित हो रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। यानी ये परिवर्तन जो है पृथ्वी का एक गुण है, पृथ्वी के गुण है। इसी गुण का हमें अध्ययन करना है। ठीक है, अगला देखते हैं स्थानिक अंतःक्रिया की संकल्पना। स्थानिक अंतःक्रिया की संकल्पना। स्थानिक अंतःक्रिया की संकल्पना। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन। अब अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे को प्रभावित करना, एक दूसरे को प्रभावित करना। जैसे अगर कोई वृक्ष है तो क्या मनुष्य को प्रभावित कर रहा है? क्या कोई पर्वत है तो मनुष्य को प्रभावित कर रहा है? क्या नदी झील को प्रभावित कर रही है? क्या पर्वत नदी को प्रभावित कर रहे हैं? क्या पठार मनुष्य की क्रियाविधि इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रभावित कर रहे हैं? तो इसी का हम अध्ययन करते हैं इसमें स्थानिक अंतःक्रिया की संकल्पना। ये जियोग्राफी की इतनी संकल्पना है। अब ये जो संकल्पना है, जब आप कभी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो इन संकल्पनाओं को अगर आपने पढ़ रखा है, याद रखा है, तो इन संकल्पनाओं का वहां पर क्या कर सकते हैं, इनपुट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके आंसर अच्छे होंगे, नंबर अधिक आएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।